हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आया हूं वह बेहद बहुत ज्यादा होने वाली एक बीमारी है और लेकिन उससे संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां और सही इलाज नहीं मिलने की वजह से मैंने देखा है कि लोग और खासकर बच्चे आजीवन तकलीफ सहते रहते हैं और वह एलर्जिक राइनाइटिस एवं अस्थमा। और मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि आपके इर्द गिर्द या आपको खुद इनमें से कुछ ना कुछ रहा होगा। नाक की एलर्जी, बार बार सर्दी होना और अस्थमा में से कुछ एक। क्यों मैंने ये कहा कि इतना श्योर हूं मैं, क्योंकि हर चौथे व्यक्ति को लगभग किसी ना किसी तरह की एलर्जी है आज। और मैं एलर्जी विशेषज्ञ होने के नाते आज आपको इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भ्रांतियों पर जानकारी देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो जो अस्थमा होता है वह होता क्या है, अंदर जो सांस की नली है उसमें अचानक संकुचन होने की वजह से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होना, या कभी कभी सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, सिर्फ खांसी होती है। ज्यादातर लोग इसे तुरंत का तुरंत बस ठीक कर लेते हैं कुछ देर के लिए, उस नली को फैलाकर विभिन्न दवाओं से। लेकिन नली को फैलाने के बावजूद भी जब व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो रही होती है तब भी अंदर इन्फ्लेमेशन या एक हल्का सा छिला सा होना, वो हिंदी में इन्फ्लेमेशन का कोई सही बहुत अच्छा शब्द नहीं है, तो इन्फ्लेमेशन होता है, वो ऑनगोइंग होता है, मतलब बना रहता है अस्थमा के केसेस में। और ज्यादातर लोग तो इसी वजह से अस्थमा में या एलर्जी में कुछ कुछ दिनों के अंतराल में एपिसोड्स होते हैं। कुछ दिन व्यक्ति ठीक होता है, फिर कुछ दिन में होते हैं, फिर कुछ दिन में होते हैं। तो क्या किया जाए कि अस्थमा डेवलप ना हो किसी बच्चे को? तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि नाक की एलर्जी का इलाज। ज्यादातर अस्थमा बार बार सर्दी होने से शुरू होता है, नाक की एलर्जी से। लगभग 80% अस्थमा के मरीजों को बचपन में या कभी ना कभी नाक की एलर्जी रही हुई होती है। और यदि नाक की एलर्जी का सही ढंग से इलाज लिया जाए तो अस्थमा होने की संभावना को कम किया जा सकता है। नाक की एलर्जी वाले मरीजों को यदि ठीक करें, नाक की एलर्जी को या एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोलते हैं, क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस, उसे ठीक किया जाए तो अस्थमा होने की संभावना को 40% तक हम कम कर सकते हैं। इससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण भ्रांति मैं समाज में देखता हूं वह है कि कुछ नाक के खास स्प्रे आते हैं और इनहेलर्स अस्थमा के लिए। इसको लेके समाज में, हमारे भारतीय समाज में बहुत डर है और इनहेलर्स को एक खतरनाक सी कोई डिवाइस या दवा समझा जाता है। कुछ कॉमन भ्रांति जो देखता हूं मैं वह है कि इनहेलर से आदत पड़ जाती है, ये माना जाता है। देखिए, इनहेलर एक डिवाइस मात्र है देने की, दवा देने की, ठीक है? तो दवा देने की एक डिवाइस मात्र है, उसके भीतर तो दवा डिफरेंट तरह की है, अलग अलग तरह की है, ठीक है? तो दवा पर जैसे एक ग्लास है, ये बॉटल है पानी की, ये बॉटल पानी है, इसमें हार्मलेस है, हमारे लिए जरूरी है, बट इसमें शराब हो इसी बॉटल में तो वो नुकसानदायक है। तो इनहेलर के भीतर दवा क्या है यह महत्वपूर्ण है, ना कि कौन सी डिवाइस। तो डॉक्टर, आपके जो ट्रेन डॉक्टर हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी दवा के इनहेलर देने हैं, कितने समय तक के लिए देने हैं। एक और भ्रांति जो मैं देखता हूं, कुछ लोग ऑक्सीमेटाजोलिन टाइप की ड्रग्स नाक में डाल रहे होते हैं, नाक को कि ब्लॉकेज को कम करने के लिए, और इस तरह की दवाओं के विज्ञापन भी दिखाई देते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि यदि आप बेकार में लंबे समय तक इस तरह के नेजल स्प्रे डालेंगे तो नाक की म्यूकोसा को गंभीर डैमेज पहुंचेगा और उसके बाद फिर सर्दी ठीक होना बेहद मुश्किल हो जाएगा, उस दवा से भी और बाकी दवाओं से भी। इसे राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा बोलते हैं, दवा की वजह से राइनाइटिस होना। तो ऑक्सीमेटाजोलिन जैसे दवाओं के आप नेजल स्प्रे बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक बिल्कुल भी ना डालें, डॉक्टर की सलाह पर भी लंबे समय ना डालें, मैं तो कहूंगा। हाँ, लेकिन दूसरी तरह के नेजल स्प्रे आते हैं जैसे फ्लूटिकासोन जैसी दवाएं हैं, वे नेजल स्प्रे बेहद महत्वपूर्ण है एलर्जिक राइनाइटिस के उपचार में। दवाओं के नाम मैं ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आप मन से ये सब करें, आपके डॉक्टर उसको देने के तरीके होते हैं। लेकिन जानकारी क्या दे रहा हूं कि पहले तो इससे डरे नहीं। नेजल स्प्रे कुछ खास तरह के आपको बताए जाएंगे, साथ ही साथ में अस्थमा के लिए कभी इनहेलर्स की जरूरत पड़ती है तो सही तरीके से। एक और चीज, डिवाइस ज्यादातर लोग अस्थमा में डायरेक्ट इनहेलर ले रहे होते हैं, वह सही तरीका नहीं। एक स्पेशल डिवाइस आती है, उसके साथ इनहेलर को लिया जाना चाहिए। कभी कभार एलर्जी टेस्टिंग से हम जान सकते हैं किस चीज से एलर्जी हो रही है, लेकिन तब तक आप व्यर्थ के परहेज बच्चे को खासकर ना कराएं, जैसे कि, और आप भी ना करें कि अंगूर ना खाएं, केले नहीं खाएं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इसका एलर्जी से कुछ खास
सीधा तारतम्य नहीं। जब तक कि आपको एलर्जी टेस्टिंग ना हो जाए या क्लियर कट ना पता हो कि इस चीज से एलर्जी होती, तब तक आप उसे सब कुछ खाने दें। साथ ही साथ में कुछ माएँ अस्थमा वाले बच्चों को बाहर खेलने से मना करती हैं कि धूल हो जाएगी, धूल से वो खेलना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि बाहर खेलना या स्विमिंग करना अस्थमा में फायदेमंद है, ना कि नुकसानदायक। बच्चे को जरूर बाहर खेलने दें, स्विमिंग सीखता है तो सीखने दें। यदि उसको इनहेलर्स एडवाइस किए गए तो वो देते रहें आप। हाँ, भीतर की धूल में जो मौजूद डस्ट माइट होते हैं, भारत में 3 तरह के डस्ट माइट पाए जाते हैं, डिटोडेंसिस, ब्लोमिया स्पीशीज एंड डिफराइन। ये डस्ट माइट्स यदि अलमारी में तकिया, ग्लाफ, चादर, पर्दे, कालीन इनमें होते हैं और घर की हर धूल में, हर घर में होते हैं डस्ट माइट। ये जब उड़ते हैं और नाक में चलते हैं उसकी वजह से जरूर एलर्जी होती है। यही डस्ट माइट्स कूलर और एसी में या पंखों के थ्रू उड़ते हैं, तो उससे हम कई बार सोचते हैं कि एसी की वजह से, कार के एसी की वजह से हमें एलर्जी हो जाती है। दरअसल वो एसी से नहीं एलर्जी हो रही, उसमें मौजूद डस्ट माइट उड़ के जो आपकी नाक में जाते हैं उससे होती है। साथ ही साथ में एक गाजर घास, जिसे कांग्रेस घास कहा जाता है साउथ इंडिया में, एक्चुअली इसका बॉटनिकल नेम पार्थेनियम ग्रास है। तो पार्थेनियम से भी कई लोगों को उसके जो परागकण होते हैं उससे भी एलर्जी होती है। क्या गुलाब के फूल से किसी को एलर्जी होती है? वैलेंटाइन डे पास आने वाला है, देना चाहते हैं जरूर दीजिए। गुलाब के फूल से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका जो परागकण है वो बड़ा होता है और आपकी गर्लफ्रेंड यदि एलर्जिक है तो भी दे सकते हैं। अंत में वही कहूंगा कि स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र, साथ दीजिए मेरा इस मुहिम में, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य जानकारियों के वीडियोस लेकर आऊं। मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए मेरे फेसबुक प्रोफाइल से जुड़िए और वहां पर जो मैं लिखता हूं उसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जिनके मैं कोशिश करता हूं कि जवाब दे सकूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके लिए या किसी और के लिए काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।